इस वीडियो में हम कवर करने वाले कार्नेटिक वॉर की थ्योरी, जिसको हम ट्रिक प्लस मैप के साथ सिंपल वे में कवर करेंगे, जिससे टोटल थ्योरी बहुत आसानी से याद हो जाए। बट थ्योरी पे चलने से पहले हम ये देखते हैं कि आखिर प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, एसएससी हो या सीजीएल या यूपीपीसीएस। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे फिर लौटेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि इन विच ईयर वॉज द फेमस बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी रिपीटेड है एंड बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्रेंच का कौन गवर्नर जनरल था कार्नेटिक वॉर के दौरान। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3 है कि विच फ्रेंच लीडर वॉज रिकॉल्ड टू फ्रांस आफ्टर द सेकेंड कार्नेटिक वॉर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हु डिफीटेड द फ्रेंच एट बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, in which year did the Robert Clive launch the famous siege of Arcot during the Second Carnatic War? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ विच यूरोपियन वॉर। किस यूरोपियन वॉर का एक्सटेंशन था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वॉज फॉट ड्यूरिंग विच ईयर, विच टाइम पीरियड, मीन्स कब से कब तक लड़ा गया था। अब चलो हम चलते हैं अपने कंसेप्ट पे, उसके बाद हम इस पे आएंगे। तो हम फर्स्ट कार्नेटिक वॉर से शुरू करते हैं, स्लाइड 0 से, कि सबसे पहली बात कि ये लड़ी कहाँ गई थी, लोकेशन कहाँ थी। तो अगर हम इंडिया मैप में देखें तो देखो ये है लोकेशन, राइट, ये लोकेशन है और यहाँ पे लड़ी गई थी। और अगर हम इसको देखें तो इसको बोलते थे कोरमंडल कोस्ट। ये कोस्टल एरिया जो था इसको कोरमंडल कोस्ट कहते थे। तो कार्नेटिक रीजन में लड़ी गई थी, जिसको ऑर्कट रीजन भी कहा जाता है, अलोंग द कोरमंडल कोस्ट। क्लियर हो गई इतनी बात। अब अगर हम इंडिया के मैप में देखें कि आज के किस स्टेट में था कार्नेटिक रीजन, तो ये देखो जो रेड लाइन से बॉर्डर किया हुआ है वो है कार्नेटिक रीजन। और अगर तुम इसमें ध्यान से देखो तो सबसे ज़्यादा पार्ट किसका कवर कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा पार्ट कवर कर रहा है तमिलनाडु का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का एंड थोड़ा सा पार्ट है कर्नाटका का, राइट। और ये याद रखना है कि मैक्सिमम बैटल जो हुई थी वो तमिलनाडु में ही हुई थी। अब चलो हम वापस चलते हैं। अब देखो कोरमंडल कोस्ट में ये युद्ध हुआ था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। अब देखो अगर हम मैप में देखें, इसको जो एरिया था इंडिया के जहाँ पे कार्नेटिक वॉर हुआ था, उसको अगर जूम आउट करें तो देखो ये रेड लाइन जो गई है इसके राइट साइड में, मीन्स इधर कोरमंडल कोस्ट था, राइट। अब यहाँ पे दो ब्रिटिश के बेस थे, एक फोर्ट सेंट जॉर्ज था जो मद्रास में था और दूसरा था फोर्ट सेंट डेविड। दोनों इंपॉर्टेंट है। और सेंट थॉम क्या था, दूसरे पॉइंट जो है वो यहाँ पे था, फोर्ट सेंट थॉम। अब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट बैटल कार्नेटिक वॉर की हुई थी। सेंट थॉम जो था वो अद्यार रिवर के किनारे था और ये बैटल साइट थी, तो इसको भी याद रखना जरूरी है। तीसरा जो फ्रेंच का बेस था, तीसरा पॉइंट है, ये पुंडुचेरी में था। मीन्स फ्रेंच का कौन सा बेस था, तो फोर्ट लुइस था। वो कहाँ पे था, वो पुंडुचेरी में था। यहाँ पे तुमको ये तो समझ में आ गया कि एक बेस ब्रिटिश का मद्रास में था जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, और दूसरा बेस था फोर्ट सेंट डेविड जो कडलौर में था, और फ्रेंच का एक बेस था पुंडुचेरी में जिसका नाम था फोर्ट लुइस। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि सेंट थॉम किसका बेस था, तो सेंट थॉम किसी का बेस नहीं था, क्योंकि ये पुर्तगीज़ ने बनवाया था और 18वीं सेंचुरी तक पुर्तगीज़ यहाँ पे नहीं थे। तो ये बेसिकली यहाँ के नवाब का था। आर्कटिक कर्नाटिक रीजन का नवाब कौन था, तो कर्नाटिक रीजन का नवाब था अनवरुद्दीन। तो क्लियर हो गई इतनी बात। तो सेंट थॉम किसी का नहीं था। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, मद्रास में जो ब्रिटिश का बेस था क्या नाम था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। एंड सेकंड जो बेस था फोर्ट सेंट डेविड जो कडलौर में था, दोनों तमिलनाडु में थे। एंड सेंट थॉम भी तमिलनाडु में था जो बैटल साइड थी। इसमें से दो बेस जो हैं ब्रिटिश के हैं। अब देखो मैप में अगर हम देखें तो पुंडुचेरी में किसका बेस था, फ्रेंच का था, क्या नाम था, फोर्ट लुइस। तो अगर मैप में देखो तो इसके नॉर्थ में किसका बेस है, ब्रिटिश का बेस है। कौन सा बेस है, फोर्ट सेंट जॉर्ज है। एंड इसके साउथ में किसका बेस है, वो भी ब्रिटिश का बेस है, क्या नाम है, फोर्ट सेंट डेविड। मीन्स जियोग्राफिकली ब्रिटिश स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है स्टार्टिंग से, राइट, क्योंकि दोनों साइड में फ्रेंच के ब्रिटिश का बेस है और फ्रेंच के पास सिर्फ एक ही बेस है, राइट। तो अगर मद्रास बेस कैप्चर होता है ब्रिटिश का, तो वो कहाँ जा सकते हैं, फोर्ट सेंट डेविड में जा सकते हैं और आगे युद्ध की या जवाब देने की रणनीति बना सकते हैं वहाँ इकट्ठा होके। लेकिन अगर पुंडुचेरी का बेस कैप्चर होता है तो उनके पास कोई और बेस नहीं है, सिंगल बेस है।
और ये पॉइंट तुम्हें दिमाग में रखना है, क्योंकि ये आगे पता चलेगा जब मद्रास का बेस कैप्चर होगा एंड जब लास्ट में पुंडुचेरी का बेस कैप्चर होगा। तो कीप इट इन माइंड एंड ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि तुम ये सोच रहे होगे कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो याद कैसे होगा कि पुंडुचेरी मद्रास में कौन सा बेस था, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी याद रखना। इसी पे बेस है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। सबसे पहले हम देखते हैं पुंडुचेरी का। पुंडुचेरी में किसका बेस था? फ्रेंच का था। क्या नाम था? फोर्ट लुइस। पुंडुचेरी में अगर हम पौंड को पकड़ें, पौंड, तो पौंड का मतलब होता है तालाब, और तालाब में क्या उगता है? तालाब में तुमने देखा होगा लोटस, लोटस होता है तालाब में लोटस। और लोटस क्या देता है? फ्रेगमेंट देता है। तो पौंड में होता है लोटस और लोटस देता है फ्रेगमेंट। तो पौंड से हो गया पुंडुचेरी और लोटस के एलो से हो गया फोर्ट लुइस, और लोटस देता है फ्रेगमेंट, तो फ्रेगमेंट से हो गया फ्रांस। मीन्स पुंडुचेरी में फोर्ट लुइस था जो कि फ्रांस का था। पौंड, लोटस एंड फ्रेगमेंट से हमने कवर कर लिया इसको, तो ये याद हो गया हमेशा के लिए। अब देखो, ऐसे ब्रिटिश के दो बेस थे। मेन बेस कौन था? फोर्ट सेंट जॉर्ज था, और सेकंड बेस था फोर्ट सेंट डेविड। तो अब ये कैसे याद होगा? तो देखो, एक नाम हम तुमको बताते हैं, जॉर्ज डेविड। अगर हम तुमसे बोलें जॉर्ज डेविड, ये नाम किसका है? तो तुम सोचोगे ये इंडियन नेम तो है नहीं, क्लियर बात है, फ्रेंच नेम भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये नाम है ब्रिटिश का, क्योंकि डेविड टाइटल ब्रिटिश लगाते हैं और जॉर्ज भी सरनेम ब्रिटिश ही लगाते हैं। तो जॉर्ज डेविड ब्रिटिश का नाम है, इसका मतलब फोर्ट सेंट जॉर्ज भी ब्रिटिश का हो गया एंड फोर्ट सेंट डेविड भी ब्रिटिश का हो गया। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन अब ये कैसे याद होगा कि मद्रास में था फोर्ट सेंट जॉर्ज? तो ये ऐसे याद होगा कि हमने कहा जॉर्ज डेविड, तो जॉर्ज डेविड के आगे अगर हम लगाते हैं मैट जॉर्ज डेविड इन बैंगलोर, ये सेंटेंस बस हमको याद रखना है, मैट जॉर्ज डेविड इन बैंगलोर। बस इतने से क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर हो जाएगा? तो देखो, मैट से हो गया मद्रास, जॉर्ज से हो गया फोर्ट सेंट जॉर्ज, डेविड से हो गया फोर्ट सेंट डेविड, इन बैंगलोर से हो गया, तो बैंगलोर से क्या बना? कडलौर। तो फोर्ट सेंट डेविड कहाँ पे था? कडलौर में था। तो सिंपल हमको दोनों ब्रिटिश के बेस याद हो गए, और क्या याद हो गया? पुंडुचेरी का बेस याद हो गया जो कि फ्रेंच का था एंड पुर्तगीज द्वारा बनवाया गया था सेंट थॉम। अब पुर्तगीज द्वारा बनवाया गया था, लेकिन ये था अनवरदीन के अंडर, जो कार्नेटिक का नवाब था उस समय। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पे तुमको ये तो पता चल गया कि पुर्तगीज द्वारा बनवाया गया था, तो ये भी बता दो जो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि पुर्तगीज कब भारत में आए थे। तो याद आ रहा है कुछ कि 1498 में पुर्तगीज पहली बार वास्को डी गामा इंडिया आया था कालीकट में। अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि 1498 में आया था, तो अब ये भी बता दो कि ब्रिटिश कब आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 में और आई थी 1608 में इंडिया में। और अगर 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो फ्रेंच की कंपनी कब आई थी, मीन्स फ्रेंच पहली बार इंडिया कब आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आता है, तो ये याद होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो, एक और चीज़ कि कर्नाटक स्टेट में युद्ध नहीं लड़ा गया था। अगर नाम पे मत जाना, ये मत सोचना कि कर्नाटक स्टेट में ही लड़ा गया था, कर्नाटक वॉर ये नाम है, तो ये कर्नाटक रीजन में लड़ा गया था बेसिकली, जो कि आज का तमिलनाडु है, मैक्सिमम आंध्र प्रदेश है और छोटा सा कर्नाटक का पार्ट है, राइट। तो कर्नाटक रीजन कोरोमंडल कोर्ट साउथ इंडिया में लड़ा गया था। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अब चलते हैं स्लाइड फर्स्ट पे। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का कॉज क्या था? तो मेन कॉज ये था वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। मीन्स ऑस्ट्रिया में जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे युद्ध चल रहा था गद्दी के लिए। फ्रेंच चाहते थे कि हम बैठे, हमारा आदमी बैठे, एंड ब्रिटिश चाहते थे कि उनके लोग बैठे गद्दी पे। क्लियर है? तो दोनों की युद्ध हो रहा था, इसलिए वो युद्ध फैल गया इंडिया तक। जहाँ जहाँ फ्रेंच और ब्रिटिश थे वहाँ वहाँ युद्ध शुरू हो गया। बट ये मेन कॉज था। अगर ये पूछ लिया जाए कि तत्कालिक कारण क्या था इंडिया में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का, तो तत्कालिक कारण ये था कि जब भी युद्ध हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया सक्सेशन शुरू हुआ, विवाद वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सक्सेशन, तो इंडिया में क्या किया, ब्रिटिश ने फ्रेंच के शिप को उड़ा दिया। तो कई सारे फ्रेंच के शिप को उड़ा दिया, यही तत्कालिक कारण था। इससे फ्रेंच ने भी अटैक कर दिया इन पे, ठीक है, और फर्स्ट कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हो गया। एरिया क्या था? तो एरिया था कार्नेटिक अर्कॉट रीजन। कार्नेटिक की राजधानी जो थी वो थी अर्कॉट, और नवाब जो था वो अनवरदीन था। अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट हमने देखा, मद्रास, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट लुइस, सारे जो थे फोर्ट थे वो कहाँ पे थे? कोरोमंडल कोस्ट में ही थे। कन्फ्लिक्ट किसके बीच था? तो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच, फॉर कंट्रोल ओवर मद्रास। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में मेन रोल जो है मद्रास का है।
मीन्स फोर्ट सेंट जॉर्ज का रोल है, उसी के कंट्रोल के लिए युद्ध हुआ था। इसलिए हमने कहा था तुम्हें याद होना चाहिए कि फोर्ट सेंट जॉर्ज किसका है। क्लियर इतनी बात। अब देखो एग्जाम टिप, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडिया पार्ट ऑफ वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया सक्सेशन। क्लियर हो गई। अब हम स्लाइड चलते हैं 2 पे। तो स्लाइड 2 में क्या है, तो देखो इंपॉर्टेंट इवेंट कौन कौन सी इवेंट हुई थी इसको देखते हैं। तो देखो कैप्चर ऑफ मद्रास, पहली इवेंट ये हुई थी। क्या हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया सक्सेशन तो मेन रीज़न था, बट इंडिया में इमीडिएट कॉज क्या था, तो हमने बताया कि ब्रिटिश ने फ्रेंच के शिप उड़ा दिए थे, इसलिए फ्रेंच ने अटैक कर दिया। फ्रेंच ने अटैक किया तो इन्होंने क्या किया, ये गए और ब्रिटिश का जो बेस था फोर्ट सेंट जॉर्ज, इस पे हमला कर दिया। इस पे हमला किया और इसको कैप्चर कर लिया, राइट। तो ब्रिटिश ने अपना एक बेस खो दिया जो मद्रास में था, और हमला करने वाले कौन थे, तो एडमिरल लॉ बर्डोनिस, इन्होंने कैप्चर कर लिया फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में था फ्रॉम ब्रिटिश। ब्रिटिश लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंट बेस इन इंडिया। अब उसके बाद क्या हुआ, तो ये लोग तो हार गए बेस, तो ये लोग गए वहाँ के राजा के पास। मीन्स पूरे रीजन का राजा था अनूरुद्दीन, अनूरुद्दीन के अंडर ही में सब लोग थे। क्लियर है। तो राजा के पास जब ब्रिटिश गए तो इन्होंने कहा कि इन लोग ने हमारा बेस छीन लिया, इसको वापस दिलाओ। तो अनूरुद्दीन ने फ्रेंच से कहा कि हमारा बेस खाली करो। तो डुप्लेक्स फ्रेंच का जो गवर्नर था उस समय, उसने मना कर दिया कि हम खाली नहीं करेंगे। तो फिर क्या हुआ, फिर अनूरुद्दीन ने अटैक कर दिया। अटैक किया 10,000 की सेना के साथ, और फ्रेंच की सेना 800-900 लोग थे सिर्फ। इन लोग ने बुरी तरह से अनूरुद्दीन को हराया क्योंकि इन लोग के पास आधुनिक हथियार थे। और जो बैटल हुई वो सेंट थॉम के पास हुई, इसलिए बैटल ऑफ सेंट थॉम कहते हैं। और ये अद्यार रिवर के किनारे है सेंट थॉम, तो इसलिए इसको बैटल ऑफ अद्यार भी कहते हैं, जो कि 1746 में हुई, मीन्स वॉर की स्टार्टिंग में हुई। तो क्या हुआ, फ्रेंच फोर्स डिफीटेड द आर्मी सेंड बाय नवाब अनूरुद्दीन। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि जो वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सक्सेशन चल रहा था वो ख़त्म हो गया, इसलिए यहाँ पे भी वॉर ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे जब वॉर ख़त्म हुआ, जब वॉर ख़त्म होता है तो किसी न किसी ट्रीटी पे ख़त्म होता है। तो कौन सी ट्रीटी हुई, तो ट्रीटी हुई एक्सला शैपेल, जो कि 1748 में हुई, और ये ट्रीटी यूरोप में हुई थी। और इस ट्रीटी की वजह से जो ब्रिटिश ने पार्ट लिया था, कब्जाया था फ्रेंच का और जगहों पे, वो वापस किया। इसलिए फ्रेंच ने भी मद्रास वापस कर दिया, मीन्स मद्रास का फोर्ट सेंट जॉर्ज वापस कर दिया, किसको, ब्रिटिश को। अब देखो एग्जाम पॉइंट क्या है कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1746 में हुआ था, जिसमें स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, और इसी समय कैप्चर भी हो रहा मद्रास और बैटल भी हो रही है। मीन्स दोनों चीज़ें 1746 में हो रही है। और 1748 में ट्रीटी ऑफ एक्सला सैपल हो गई और मद्रास रिटर्न कर दिया फ्रांस ने ब्रिटिश को। क्लियर हो गई। अब देखो स्लाइड 3 में चलते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन कौन कौन थे, तो पहला इंपॉर्टेंट पर्सन था ला बर्डोनिस, जिसने क्या किया था, जिसने मद्रास को कैप्चर किया था। ये कौन था, ये कैप्टन था, कमांडर था फ्रेंच का, 1746 में किया था। दूसरा था डुप्लेक्स। डुप्लेक्स कौन था, तो फ्रेंच का गवर्नर था जो इंडिया में था, इंडिया में बैठता था। स्ट्रिंगल लॉरेंस, ये इस फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, और ये था कौन, लेकिन ये था ब्रिटिश कमांडर। क्लियर है। अनूरुद्दीन, अनूरुद्दीन कौन था, नवाब ऑफ कर्नाटक, डिफीटेड एट सेंट थॉम। अब देखो एग्जाम टिप में क्या है कि अनूरुद्दीन को हराया तो था फ्रेंच ने, बट इसको मारा नहीं था। मीन्स अनूरुद्दीन हार गया था बट जिंदा था। ये पॉइंट याद रखना, आगे काम आएगा। चलो अब स्लाइड 4 में चलते हैं। रिजल्ट क्या हुआ, तो देखो नोट करने की कुछ भी कॉपी पेन लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी ख़त्म होते होते। ठीक है। तो देखो हमने क्या बताया कि ऑस्ट्रेलिया सक्सेशन कारण था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में, बट इंडिया में क्या कारण था, इंडिया में ब्रिटिश ने अटैक कर दिया था, पहले फ्रांस की शिप को उड़ा दिया था। तो क्या किया फ्रांस ने बदले में ला बर्डोनिस ने कैप्चर कर लिया मद्रास को। मद्रास को कैप्चर किया कब, 1746 में, जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हो रही है। अब जब कैप्चर कर लिया तो ब्रिटिश कहाँ गए, ब्रिटिश ने देखा लो इन लोग ने तो कैप्चर कर लिया हमारा बेस, तो ब्रिटिश गए सीधे अनूरुद्दीन के पास, क्योंकि अनूरुद्दीन के वहाँ का राजा था। तो अनूरुद्दीन ने कहा कि खाली कर दो, तो फ्रेंच ने खाली नहीं किया, तो अनूरुद्दीन ने अटैक कर दिया। अटैक किया तो कहाँ किया, बैटल ऑफ सेंट थॉम, सेंट थॉम के किनारे हुई ये लड़ाई, इसलिए इसको बैटल ऑफ सेंट थॉम कहते हैं। एंड सेंट थॉम जो था वो अद्यार रिवर के किनारे था, इसलिए इसको बैटल ऑफ अद्यार भी बोलते हैं। ये भी कब हुई, जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हो रही, मीन 1746 में। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अनूरुद्दीन हार गया बुरी तरह से, एंड फ्रेंच के पास मद्रास आ गया।
अब क्या हुआ, वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सक्सेशन खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो ट्रीटी हुई। ट्रीटी कौन सी हुई? ट्रीटी हुई एक्सला-शैपेल 1748 में, जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का एंड हो रहा है। तो ट्रीटी जब हुई तो मद्रास ने जितने भी पार्ट लिए थे वो वापस कर दिया, एंड ब्रिटिश ने जो घेरा था, जो कब्जाया था फ्रेंच का पार्ट, वो भी वापस कर दिया। इसलिए 1748 में मद्रास रिटर्न कर दिया ब्रिटिश को, फ्रेंच ने, और एंड वॉर एंड हो गई। तो सीक्वेंस तुमको याद रखना, मद्रास कैप्चर, सेंट थॉम बैटल, उसके बाद ट्रीटी, फिर मद्रास रिटर्न एंड वॉर एंडेड। क्लियर हो गई इतनी बात। अब चलो हम चलते हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर पे। तो देखो, सबसे पहले ये देखो कि सेकेंड कार्नेटिक वॉर कब से कब तक हुई थी। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये याद कर लिया है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्नेटिक वॉर ईयर की ट्रिक याद कराई है। जिन लोगों ने नहीं देखी उसको देख लें, जिससे ईयर हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और कभी नहीं भूलोगे। अब देखो कहाँ पे हुई थी, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैटल तो जितनी भी हुई वो कर्नाटक रीजन में हुई थी, मीन्स आर्कट रीजन भी कह सकते हो, क्योंकि कर्नाटक का जो कैपिटल था वो आर्कट था। क्लियर इतनी बात। अब मेन बैटल एरिया यहीं था, बट विवाद कहाँ कहाँ हुआ था? तो विवाद दो जगह हुआ था, एक हैदराबाद में एंड दूसरा कर्नाटक में। ठीक है, तो अगर हम मैप में देखें तो देखो, हैदराबाद और कर्नाटक दो जगह विवाद हुआ था। वॉर वॉज नॉट मेनली फाउट इन हैदराबाद, लेकिन वॉर हैदराबाद में नहीं लड़ी गई थी। मेनली वॉर लड़ी गई थी कर्नाटक एरिया में, इसीलिए नाम है कर्नाटक वॉर। क्लियर है। अब बैटल हुई क्यों थी? तो देखो, हैदराबाद में भी दो लोग थे जो गद्दी के लिए विवाद कर रहे थे, मीन्स दोनों राजा बनना चाहते थे। एंड कर्नाटक में भी दो लोग थे जो दोनों राजा बनना चाहते थे। एक को फ्रांस सपोर्ट कर रहा था, एक को ब्रिटिश, दोनों जगह। तो इसलिए वॉर हुई। देखो, कर्नाटक वॉर के थ्रोन में, मीन्स यहाँ कर्नाटक एरिया के लिए राजा बनने के लिए कौन कौन था? एक चंदा साहब थे एंड एक मोहम्मद अली थे। एंड हैदराबाद थ्रोन के लिए कौन कौन डिस्प्यूट कर रहा था? तो मुजफ्फर जंग एंड नासिर जंग। अब देखो, ये दोनों चीज़ें तुमको याद रखनी है, आगे हम अभी याद करा देंगे, बट फिलहाल तुम ये याद रखो कि जंग जो होती है, JANG, जंग मीन्स लड़ाई कह सकते हो, JUNG बोलो या JNG बोलो। ये क्या होती है? ये होती है बैड, मीन्स खराब होती है। कोई भी लड़ाई खराब होती है, कहते हैं ना लड़ाई मत करो, लड़ाई खराब होती है। तो जंग बैड होती है, तो मीन्स बैड आ रहा है हैदराबाद में और जंग आ रहा है मुजफ्फर जंग एंड नासिर जंग में। तो जिन दो नामों के टाइटल में जंग आएगा वो तुम कनेक्ट करोगे बैड से, मीन्स ये दोनों डिस्प्यूट कर रहे थे इसके लिए, हैदराबाद के लिए, क्योंकि जंग बैड होती इसलिए। तो क्लियर हो गई इतनी बात। अब दो लोग और बचे, चंदा साहब एंड मोहम्मद अली, ये कर्नाटक थ्रोन के लिए डिस्प्यूट कर रहे थे। अब चलो आगे देखते हैं। देखो, सेकेंड कार्नेटिक वॉर का मेन कॉज क्या था? तो कार्नेटिक वॉर डिस्प्यूट एंड हैदराबाद थ्रोन डिस्प्यूट। तो दोनों जगह सक्सेशन मीन्स डिस्प्यूट था गद्दी के लिए, कार्नेटिक और हैदराबाद में। और कार्नेटिक में किस किस के बीच में था? तो चंदा साहब एंड मोहम्मद अली के बीच में था। एंड हैदराबाद में किसके बीच में था? तो अभी हमने बताया, जंग जिसके नाम पे आ रहा है तो जंग होती है बैड। तो जिसमें बैड आ रहा है इसी के लिए दोनों डिस्प्यूट कर रहे थे। तो है बैड आता है हैदराबाद के अंत में, BAD। देखो, यहाँ के लिए मुजफ्फर जंग एंड नासिर जंग लड़ रहे थे। क्लियर। अब मेन एरिया क्या था? तो मेन एरिया डिस्प्यूट का था कार्नेटिक रीजन, जिसको आर्कॉट भी कह सकते हैं। दूसरा क्या था? हैदराबाद स्टेट। हैदराबाद एरिया को लेके ही लड़ाई हुई थी, हैदराबाद और कर्नाटक की। तो हैदराबाद स्टेट भी आ गया डिस्प्यूट का मेन एरिया। तिरुचिरापल्ली ये भी था एरिया, एंड पुंडीचेरी, ये चारों मेन एरिया थे डिस्प्यूट के और बैटल के भी कह सकते हो। बैटल का जो लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, वो मेनली सिर्फ कार्नेटिक रीजन में हुआ। ये हो गई इतनी बात। अब देखो, सेकेंड कार्नेटिक वॉर, टू थ्रोन टू डिस्प्यूट, मीन्स दो थ्रोन थे। कौन कौन से? हैदराबाद एंड कार्नेटिक, एंड दो डिस्प्यूट थे। दो थ्रोन दो डिस्प्यूट, इट मीन्स सेकेंड कार्नेटिक वॉर। सेकेंड में भी दो आ रहा है तो दो से कनेक्ट कर लेंगे, जिसमें दो थ्रोन दो डिस्प्यूट हो रहे हैं, वो सेकेंड कार्नेटिक वॉर की बात हो रही है। क्लियर हो गई। नॉट कॉस्ड बाई यूरोपियन वॉर, इसमें यूरोपियन वॉर का कोई रोल नहीं था। कॉस्ड बाई सक्सेशन डिस्प्यूट इन कार्नेटिक एंड हैदराबाद। सिंपल इतनी बात। अब देखो, सेकेंड कार्नेटिक वॉर वॉज ए स्ट्रगल फॉर पावर इन इंडिया, नॉट इन यूरोप, याद रखना है। अब चलो आगे देखते हैं। देखो, दो थ्रोन दो डिस्प्यूट तो थे, बट ये बताओ कि आखिर कौन किसकी तरफ था? भाई, फ्रेंच को कौन सपोर्ट कर रहा था एंड ब्रिटिश को कौन सपोर्ट कर रहा था? फ्रेंच सपोर्ट कर रहा था चंदा साहब को एंड मुजफ्फर जंग को, एंड ब्रिटिश सपोर्ट कर रहा था मोहम्मद अली को एंड नासिर जंग को। दो लोग को फ्रेंच सपोर्ट कर रहा था एंड दो लोग को ब्रिटिश सपोर्ट कर रहा था। और हमने बताया कि जंग जिसके नाम में आ रहा है,
जैसे मुजफ्फर जंग है, नासिर जंग हो गया, वो दोनों लड़ रहे थे हैदराबाद के लिए। इसका मतलब चंदा साहब और मोहम्मद अली किसके लिए लड़ रहे थे? तो ये कर्नाटक के लिए लड़ रहे थे। बट सपोर्ट कौन किसको कर रहा था? अगर ये भूल गए तुम तो इसकी सिंपल सी ट्रिक हम बताते हैं। क्या ट्रिक है? तो देखो, चांद से फिर मोहब्बत, मुझे फिर नसीहत। अब चांद से मोहब्बत करोगे तो सामने वाला सिर्फ नसीहत ही दे सकता है, क्योंकि चांद तो मिल नहीं सकता है। तो वही ट्रिक है अपनी, चांद से फिर मोहब्बत, मुझे फिर नसीहत। मतलब एक बार पहले भी कर चुके हो हैं, इसलिए फिर कर रहे हो तो फिर नसीहत मिल रही। तो अब इसको हम डिकोड करते हैं। अगर डिकोड करें तो क्या होगा? चांद से फिर मोहब्बत, तो चांद से क्या हुआ? तो चांद से हुआ चंदा साहेब। फिर से क्या हुआ? से साइलेंट है तो फिर से हुआ फ्रांस। मोहब्बत से क्या हुआ? तो मोहब्बत से हुआ मोहम्मद अली। तो पहला जो सेंटेंस है चांद से फिर मोहब्बत, उसमें क्या आ रहा है? चांद से चंदा साहब, फिर से फ्रांस, मोहब्बत से मोहम्मद अली। अब चांद के बाद फ्रांस आ रहा है, इट मीन्स चंदा साहब को सपोर्ट कर रहे थे फ्रांस। उसके बाद मोहब्बत आ रहा है तो मोहब्बत से हुआ मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को कौन सपोर्ट कर रहा था? अगर चंदा साहब को फ्रांस कर रहे थे तो मोहम्मद अली को कौन कर रहा था? ब्रिटिश कर रहा था। अब देखो उसके आगे, मुझे फिर नसीहत, मुझे से क्या हुआ? तो मुझे से हुआ मुजफ्फर जंग, फिर से हुआ फ्रांस, नसीहत से हुआ नासिर जंग, नसीहत से हुआ नासिर जंग। तो मुझे से हुआ मुजफ्फर जंग, फिर से हुआ फ्रांस, इट मीन्स मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहा था फ्रांस। मीन्स फ्रांस जो है मुजफ्फर जंग की तरफ था। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, नासिर जंग को कौन सपोर्ट कर रहा था? तो ब्रिटिश कर रहे थे, क्योंकि दो ही लोग के बीच में डिस्प्यूट था। देखो एक और छोटी सी बात देख लो इस ट्रिक में, क्या है कि चांद से फिर मोहब्बत, मुझे फिर नसीहत। अब पहली लाइन क्या है? चांद से फिर मोहब्बत। चांद च से शुरू हो रहा है, मीन्स सी से शुरू हो रहा है। इसका मतलब कार्नेटिक वॉर, कार्नेटिक एरिया या कार्नेटिक डिस्प्यूट सी से शुरू हो रहा है। इट मीन्स ये चांद से फिर मोहब्बत, ये किससे रिलेटेड करेगा? ये रिलेट करेगा कार्नेटिक एरिया से। क्लियर इतनी बात? क्योंकि सी से शुरू हो रहा है तो सी से चांद होता है, सी से कार्नेटिक होता है। क्लियर है? तो इसमें जो दोनों लोग लड़ रहे हैं आपस में, वो किसके लिए लड़ रहे हैं? कार्नेटिक एरिया के लिए लड़ रहे हैं। अब दूसरी जो है मुझे फिर नसीहत, तो मुजफ्फर जंग एंड नासिर जंग, ये किसके लिए लड़ रहे होंगे? तो जब ये लोग कार्नेटिक एरिया के लिए लड़ रहे हैं तो दूसरे लोग सिंपल सी बात है हैदराबादी के लिए लड़ रहे होंगे, क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं, दो ही एरिया में डिस्प्यूट था गद्दी का। क्लियर हो गई? तो चलो इस ट्रिक से हम ये याद रख लेंगे। अब स्लाइड 3 पे चलते हैं। देखो इंपॉर्टेंट पर्सन कौन थे? तो फ्रेंच साइड में कौन था? तो फ्रेंच साइड में था डुप्लेक्स, जो फ्रांस के गवर्नर थे। बस्सी, इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया था, जो आगे पता चलेगा। इन्होंने मुजफ्फर जंग को हेल्प किया था निज़ाम बनने में। चंदा साहब, ये थे कार्नेटिक थ्रोन के दावेदार। ब्रिटिश साइड में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, हीरो ऑफ ऑरकोट, ये एक सैनिक थे जिन्होंने ऑरकोट पे कब्जा किया था। स्टिंगर लॉरेंस ब्रिटिश कमांडर थे। मोहम्मद अली, ये नवाब थे, ब्रिटिश सपोर्टेड नवाब, जो क्लेम कर रहे थे कार्नेटिक थ्रोन पे। क्लियर? अब एक एक नाम यहाँ पे कम है, ध्यान दो। ध्यान आया? तो हैदराबाद के जो सपोर्टर थे वो कौन थे? तुम बताओ। अभी हमने ट्रिक से याद किया कि क्या किया था? चांद से फिर मोहब्बत, चांद से चंदा साहब हो गए, फ्रांस की तरफ है, देख लिया हमने। मोहब्बत से हो गए मोहम्मद अली, जो ब्रिटिश की तरफ है। मुझे फिर नसीहत, मुझे से क्या हो गया? तो मुझे से हो गया मुजफ्फर जंग, फिर से हो गया फ्रांस, तो ये फ्रांस की तरफ है। एंड नसीहत, नसीहत से हो गया नासिर जंग, जो कि ब्रिटिश की तरफ है। क्लियर हो गई? एग्जाम पॉइंट देखो, अनुद्दीन खान वॉज किल्ड इन बैटल ऑफ अंबर, नॉट इन फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। मीन्स सेकंड कार्नेटिक वॉर जो बैटल ऑफ अंबर से शुरू होती थी, इसमें अनुद्दीन मार दिया गया था, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में नहीं मारा गया था। अब चलो हम देखते हैं इवेंट क्या क्या हुए थे, कैसे बैटल हुई थी। क्लियर है? देखो सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले हुआ ये था कि शुरू में तुमने देखा फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में किस तरह से डुप्लेक्स ने हरा दिया था, ठीक है, अनुद्दीन को। मीन्स फ्रेंच अनुद्दीन को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अनुद्दीन ब्रिटिश की तरफ था। उन्हीं लोग के, ब्रिटिश के कहने पे अनुद्दीन ने अटैक कर दिया था फ्रेंच पे। ठीक है, भले वो हार गया हो बट अभी जिंदा था और नवाब वहीं था। क्लियर है? तो अब फ्रेंच क्या चाहेंगे? तो फ्रेंच ये चाहते थे कि यहाँ कर्नाटक रीजन की एरिया से, गद्दी से ये हट जाए। ये हट जाएगा और हमारा आदमी बैठ जाए तो ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। अभी ये ब्रिटिश के कंट्रोल में है, क्योंकि राजा जो है वो ब्रिटिश का चाहने वाला है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने ये किया फ्रेंच ने कि इन लोग के जो सपोर्टर थे, मीन्स जो क्लेम कर रहे थे गद्दी के लिए, कौन क्लेम कर रहा था कार्नेटिक एरिया के लिए? तो चंदा साहब, चांद से फिर मोहब्बत से हमने याद किया था, जो कि फ्रांस की तरफ थे। चंदा साहब
और उधर हैदराबाद की गद्दी के लिए कौन फ्रांस की तरफ था? तो वो था मुजफ्फर जंग। मुझे फिर नसीहत, मुझे से हुआ मुजफ्फर जंग, फिर से हो गया फ्रांस। तो इन तीनों ने, डुप्लेक्स ने, मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहब ने मिलकर अटैक कर दिया। किस पे कर दिया? अनवरुद्दीन पे। और अनवरुद्दीन को मार दिया। और अटैक जब किया तो इसको कहा गया बैटल ऑफ अंबुर, क्योंकि ये अंबुर एरिया में हुआ। और अनवरुद्दीन को मार दिया तीनों ने मिलके। चंदा साहब को एडवांटेज मिल गया और इनको बना दिया नवाब। अब ये नवाब बन गए। तो देखो अब हुआ क्या, यहाँ पे तो ये नवाब बन गए। अब इनका एक लड़का था, ठीक है, अनवरुद्दीन का, वो भागा यहाँ से, जिसका नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली और चंदा साहब के बीच में विवाद चल रहा था। चंदा साहब कौन थे? तो चंदा साहब जो थे, दामाद थे प्रीवियस किंग के, जो अनवरुद्दीन से पहले किंग था उसके दामाद थे। क्लियर? तो वो भी क्लेम कर रहे थे। मोहम्मद अली कौन था? तो मोहम्मद अली अनवरुद्दीन का लड़का था, लेकिन अनवरुद्दीन कोई राजसी परिवार से नहीं था। अनवरुद्दीन को निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने किंग बनाया था। कहाँ का? कर्नाटक का। अब थोड़ी और डीप में जाए अगर हम तो देखो, मुग़ल एम्पायर ही बनाते थे हर जगह नवाब या निजाम इलेक्ट करते थे। मीन्स कार्नेटिक एरिया हो, चाहे हैदराबाद हो, ठीक है, चाहे अवध हो, उस समय 1700 में मुग़ल का राज था। ठीक है, कुछ पार्ट साउथ में भी जिसमें कार्नेटिक भी आता था, तो मुग़ल अपॉइंट करते थे। ठीक, 1707 में क्या हुआ? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। याद रखना है, पूछा जाता है 1707। तो जो इनके अंडर में थे, जहाँ ये लोग अपॉइंट करते थे नवाब और निजाम, वो फ्रीडम उनको मिल गया, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद सब मतलब मुग़ल एम्पायर वीक हो गया, काफ़ी वीक हो गया। तो जितने भी अंडर में थे वो सब अपने स्वतंत्रता घोषित कर दी। एक तरह से उन लोगों ने स्वतंत्र काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कहते ही थे कि हम मुग़ल के ही अंडर में काम कर रहे हैं, बट सारा काम, सारे निर्णय खुद ही लेते थे। अब देखो, निज़ाम ऑफ हैदराबाद फ्री हुआ तो कर्नाटक भी फ्री हुआ, बट कर्नाटक पे निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने अपना प्रभाव बनाए रखा था। तो कर्नाटक का राजा जैसे ही मरा, कैसे मरा था? तो कर्नाटक का राजा, प्रीवियस राजा, मराठा ने अटैक किया था, उसको मार दिया था। फिर उसका लड़का बैठा था गद्दी में, वो भी मारा गया। चंदा साहब उसके दामाद थे, दामाद को मराठा उठा के ले गए थे, कैद में रख लिया था। तो अब कोई भी परिवार में बचा नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने अपना एक भरोसेमंद आदमी, जो कि अनवरुद्दीन था, उसको किंग बना दिया। क्लियर है? अब चंदा साहब कहाँ से आ गए फिर? तो चंदा साहब ऐसे आए कि जब मराठा से छूट के आए तो इन्होंने कहा, अरे हम तो परिवार के हैं राजा के, अनवरुद्दीन को किसने बिठा दिया? इसको हटाया जाए गद्दी से, हमको बिठाया जाए। और अनवरुद्दीन गद्दी देने के लिए तैयार नहीं था। क्लियर है? तो यहाँ से विवाद शुरू हुआ और पब्लिक चंदा साहब को मानती थी। तो चंदा साहब के पास पब्लिक का सपोर्ट था, क्योंकि वो राजा के खानदान का था। अब मोहम्मद अली कौन था? तो अनवरुद्दीन का लड़का था। ये भाग के चला गया कहाँ? त्रिचनापल्ली में, और छुप गया। जब ये त्रिचनापल्ली में चला गया और छुप गया तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि चंदा साहब ने सोचा कि अगर मोहम्मद अली को जिंदा छोड़ दिया तो ये फिर आके नवाब की कुर्सी छीनने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये नवाब का लड़का है। इस समय तो है अनवरुद्दीन का लड़का, तो ये लेने की कोशिश करेगा। इससे अच्छा इसको ख़त्म कर दिया जाए, मार दिया जाए, सीधा खेल ख़त्म करें तो हम ही बचेंगे, बिस तो हम ही नवाब रहेंगे। सिंपल है। तो इसने और फ्रांस ने मिलकर चंदा साहब ने त्रिचनापल्ली को घेर लिया, और अच्छे से घेर लिया। घेराबंदी ऐसे की कि जिस किले में ये त्रिचनापल्ली में छुपा हुआ था, वहाँ खाना पानी राशन ना आ पाए। कब तक अंदर भूखा प्यासा बैठा रहेगा? 2 महीने 4 महीने, लेकिन आखिरी में सरेंडर कर देगा, यही सोचा। लेकिन अब ब्रिटिश ने सोचा कि यार अगर ऐसा हो गया तो फ्रेंच का तो पूरा दबदबा हो जाएगा, और फिर मेरा क्या होगा? और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश को पैगाम भेजा कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे। सिंपल सी बात है। ब्रिटिश ने कहा ठीक है। तो ब्रिटिश ने इनको छुड़ाने की बजाय, ब्रिटिश एक सेना चली और वो यहाँ नहीं आई त्रिचनापल्ली में कि मोहम्मद अली को बचा ले। वो गए कार्नेटिक की कैपिटल, जिसको कहते हैं अर्कॉट, 1751 में। इसको क्या किया? कैप्चर कर लिया। और जो मेन था वो था रॉबर्ट क्लाइव। वो उस समय सैनिक था सिर्फ, और कुछ भी नहीं था। ब्रिटिश का एक सैनिक था। इसी का दिमाग था कि हम जाके मोहम्मद अली को बचाएंगे नहीं, हम कैपिटल को कैप्चर करेंगे। कैपिटल को कैप्चर करने की रणनीति काम भी कर गई। कैसे कर गई? देखो, जब तुम किसी राजा का कैपिटल ही कैप्चर कर लेते हो, इसका मतलब ये हुआ कि इसका राज खत्म हो गया, उसकी पावर बची नहीं। तो जैसी कैपिटल को कैप्चर किया तो चंदा साहब तो बैठे थे त्रिचनापल्ली में और फ्रेंच की सेना लेके इनको घेरे हुए थे कि जैसे निकलेंगे मार देंगे। लेकिन सेना तो सारी वहाँ थी, इसलिए थोड़ी सी सेना के साथ
रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत आसानी से अर्कॉट को कैप्चर कर लिया और वहाँ पे अपना झंडा गाड़ दिया 1751 में। अब क्या हुआ, अब जैसे ही पता चला ये कि यार राजधानी को ही कैप्चर कर लिया, इसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पावरफुल पॉइंट को कैप्चर कर लिया, इसका मतलब शासन अब ब्रिटिश के हाथ में चला जाएगा। तो चंदा साहब ने अपने लड़के को भेजा, राजा साहब को, और साथ में सैनिक भेजे। में जो सैनिक लगे हुए थे वहाँ पे मोहम्मद अली को निकलने से रोकने के लिए, खाना पानी बंद करने के लिए, वो कहाँ चले गए, वो चले गए आधे से ज़्यादा कहाँ, अर्कॉट में। तो राजा साहब ने कोशिश की जाके कि खाली करा लें ब्रिटिश से, लेकिन खाली नहीं करा पाए। तो फिर क्या हुआ, फिर चंदा साहब ने धीरे धीरे और सैनिक भेजे और इनके पास सैनिक कम होने लगे। जब इनके पास सैनिक कम होने लगे तो ब्रिटिश धीरे धीरे, जब ब्रिटिश ने देखा पूरी तरह से अर्कॉट पे कब्जा हो गया, तो ब्रिटिश अपने सैनिक धीरे धीरे त्रिचनापल्ली भी भेजने लगे। और एक समय ऐसा आया कि चंदा साहब को वहाँ से भागना पड़ा। और चंदा साहब जब भागे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम सेफ रास्ता लेंगे, तो उन्होंने लिया तंजौर का रास्ता। अब जब इन लोगों ने तंजौर का रास्ता लिया तो तंजौर के राजा उस समय कौन था, तो वो एक मराठा किंग था, मराठा का राजा था, ठीक है, मीन्स मराठा से रिलेटेड ही राजा था, मराठा के परिवार का, वो था प्रताप सिंह। उसने इनको पकड़ा चंदा साहब को और इनको उसी समय मार दिया। ठीक, क्या किया, मार दिया। क्यों मार दिया, क्योंकि चंदा साहब ने तंजौर पे अटैक करके लूटपाट की थी कुछ समय पहले ही, उसका बदला लिया इसने। तो चंदा साहब को तो गेम हो गया ख़त्म। और मोहम्मद अली भी छूट गए, फिर चंदा साहब ख़त्म। और फिर क्या हुआ, तो मोहम्मद अली भाई एक ही बचा वारिस, तो वो बन गया क्या, नवाब। कहाँ का, कर्नाटक का। मीन्स पूरी तरह से गेम पलट गया और गेम आ गया किसके हाथ में, ब्रिटिश के हाथ में, फ्रेंच से। इतनी बात समझ में आ गई तुम्हारे। अब देखो क्या होता है इसके बाद। इसके बाद अभी तो हम ये देख रहे हैं कहाँ, कर्नाटक एरिया का, लेकिन साथ में हैदराबाद में भी डिस्प्यूट चल रहा है। याद रखना है, 2 थ्रोन थे तो दोनों पे डिस्प्यूट चल रहा है, वहाँ पे भी किंग का डिस्प्यूट चल रहा है। यहाँ कौन बन गया, तो यहाँ बन गया मोहम्मद अली जो ब्रिटिश का सपोर्टर है। अब देखो ट्रीटी ऑफ पुंडीचेरी कब हुई थी, 1754 में, और इस पे ये वॉर एंड हो गई थी। बट वॉर एंड होने से पहले हम देखते हैं कि हैदराबाद में क्या चल रहा है। चलो तो स्लाइड 5 में चलते हैं। तो हैदराबाद में क्या हुआ, तो हैदराबाद में 1748 में निजाम उल मुल्क मर गए। ये कौन थे, ये फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट थे। मीन्स मुगलों के अंडर में जब था, निजाम उल मुल्क को भेजा यहाँ शासन करने के लिए। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो निजाम उल मुल्क फ्री हो गए। इनके ये कहते तो थे हमारे बादशाह मुगली हैं, बट टोटली टैक्स देना या कुछ भी करना, डिसीजन लेना, सब इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। क्योंकि मुगल बादशाह कमज़ोर हो चुके थे औरंगजेब के बाद। तो क्या हुआ, तो इन्होंने फाउंड किया हैदराबाद स्टेट का, फाउंडर कहा जाता है इनको। और ये इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि 2 लोग में स्ट्रगल, लड़ाई होने लगी। किसके लिए, गद्दी के लिए। पहले थे नासिर जंग, जो कौन थे, इनके लड़के थे, जिनको सपोर्ट कर रहा था ब्रिटिश। और दूसरा था मुजफ्फर जंग, जो फ्रेंच सपोर्टर थे। ये कौन थे, ये पोते थे इनके। ठीक है, इनका कहना था कि इन्होंने वसीयत में हमारा नाम दिया है कि हम अगले राजा बनेंगे, लेकिन नासिर जंग तो लड़का था तो इन्हीं को बनना चाहिए था। तो नासिर जंग गद्दी में बैठ गया। क्लियर है इतनी बात। फिर क्या हुआ, फिर थोड़े समय बाद नासिर जंग मारा गया। कैसे मारा गया, तो आपसी अंदर के अंदरूनी पारिवारिक विवाद में ही मारा गया। कुछ लोगों ने इसकी हत्या कर दी। तो क्या हुआ कि मुजफ्फर जंग बन गया, यहाँ पे निजाम बन गया। अब मुजफ्फर जंग के हाथ में जब आ गया तो फ्रेंच खुश हो गए। फ्रेंच चाहते थे, यहाँ पे बस्सी का रोल है, हमने पहले ही बताया था कि बस्सी इंपॉर्टेंट है सेकंड कर्नाटिक वॉर में। अब क्या रोल है, तो मुजफ्फर जंग जब बना तो इसकी भी मृत्यु हो गई कुछ समय में ही। तो अब मुजफ्फर जंग जब बना तो एक और आदमी था, क्योंकि मुजफ्फर जंग की भी मृत्यु हो गई थोड़ी ही समय में, मुजफ्फर जंग को भी मार दिया गया। तो कौन बना इसके बाद, तो इसके बाद बना सलाबत जंग। सलाबत जंग कौन था, तो सलाबत जंग था निजाम उल मुल्क का लड़का ही था। और ये था किसका सपोर्टर, तो फ्रेंच सपोर्टर। तो फ्रेंच ने में बस्सी ने पूरी कोशिश की और इसको सलाबत जंग को निजाम बना दिया। कहाँ का, हैदराबाद का। तो इसके बाद क्या हुआ, तो फ्रेंच पे अच्छा खासा फ्रेंच के पास कंट्रोल आ गया हैदराबाद का, क्योंकि अब जो फ्रेंच चाहता वहीं किंग करता, क्योंकि इन लोगों ने पूरी हेल्प की थी सलाबत जंग को निजाम बनाने में। क्लियर है। अब देखो 1748 में मृत्यु हो गई थी और हमने देख लिया कि यहाँ पे कौन बैठा, फ्रेंच सपोर्टर बैठा। आखिरी में जो गद्दी में बैठा वो फ्रेंच सपोर्टर बैठा। अब देखो एग्जाम पॉइंट क्या है, तो ब्रिटिश में नासिर जंग को ब्रिटिश सपोर्ट कर रहा था, हमने ट्रिक से याद कर लिया, एंड मुजफ्फर जंग को फ्रेंच सपोर्ट कर रहा था। एग्जाम टाइमलाइन
निजामुल मुल्क डाइड हुआ था 1748 में। नासिर जंग वीएस मुजफ्फर जंग के बीच में युद्ध शुरू हुआ था, बट आखिरी में क्या हुआ कि दोनों में से कोई नहीं बचे थे। एंड सलाबत जंग जो था वो मुगल निजाम ऑफ हैदराबाद बना था, जो कि फ्रेंच सपोर्टर था। तो ये भी क्लियर हो गई। अब चलो चलते हैं स्लाइड 6 पे। स्लाइड 6 पे क्या है, तो फाइनल पॉलिटिकल रिजल्ट है कि हैदराबाद में क्या था, सलाबत जंग बन गया किंग, और इस निजाम बन गया सपोर्टेड बाय फ्रेंच 1751 में। एंड कार्नाटिक अरकॉट में कौन बना, तो मोहम्मद अली बना, बिकम नवाब ऑफ अरकट सपोर्टेड बाय ब्रिटिश। अब देख लो, लोग कहते हैं कि सेकेंड कर्नाटिक वॉर कौन जीता, अंग्रेज जीते थे, बट यहाँ हम देख रहे हैं दो विवाद थे। एक जगह तो यार फ्रेंच का बन गया है, कहाँ पे, हैदराबाद में। एंड कर्नाटक में कौन बन गया है, ब्रिटिश का। मीन्स लग तो 50-50 रहा है, 50-50 लग रहा है कि नहीं, बट ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है, देखो, जो एरिया था कर्नाटक ऑर्कट रीजन, उसी में आता था कोरमंडल कोस्ट, और व्यापार का सबसे बड़ा एरिया वहीं था। और जो हैदराबाद था वो अंदर था, इसलिए हैदराबाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं, भले वहाँ तुम्हारा निजाम बैठा हो। मेन इम्पोर्टेंट था कार्नेटिक एरिया, इसलिए कहते हैं कि ब्रिटिश ने जीत लिया था सेकेंड कार्नेटिक वॉर। बट तुम ये नहीं कह सकते हो कि 100% जीता था। अब हैदराबाद में तुम देख रहे हो कि फ्रेंच सपोर्टर है एंड कार्नेटिक में ब्रिटिश सपोर्टर है। अब इसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे इतनी चीज़ें तो हो गई। इसके बाद हुआ ये, फ्रांस के जो गवर्नर थे डुप्लेक्स, उनको वापस बुला लिया गया फ्रांस। क्यों बुला लिया गया, क्योंकि फ्रांस का मानना था कि हमें युद्ध नहीं करना है, हमें व्यापार करना है, प्रॉफिट कमाना है। एंड इसमें जंग में बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था। इससे पैसे खर्च होने की से परेशान होके फ्रांस ने डुप्लेक्स को वापस बुला लिया। क्लियर इतनी बात। और डुप्लेक्स को वापस बुला के दूसरे इंसान को भेजा जिसने आके यहाँ पे संधि की। कौन सी ट्रीटी की, तो ट्रीटी ऑफ पुंडिचेरी, जिसमें वॉर ऑफिशियली एंड हो गया। एंड फ्रेंच चाहते नहीं थे आगे लड़ाई हो और कोई भी खर्चा हो, तो अपने आदमी को भेज कर डुप्लेक्स को वापस बुला के वॉर पे एक संधि की कि अब हम वॉर नहीं लड़ेंगे, शांति से रहेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। तो चलो अब चलते हैं फाइनल रिवीजन में। तो सेकंड कर्नाटिक वॉर कब से कब तक रहा, 1749 से 1754 तक। अगर तुमने प्रीवियस वीडियो देखी है तो तुम्हें याद होगा कि कब से कब तक रहा है। बताओ क्या ट्रिक थी, सस्ती चाय ना पीना, यही ट्रिक थी। और इस ट्रिक को अप्लाई करोगे, नंबर डिजिट में चेंज करोगे तो ईयर निकल जाएंगे बहुत आराम से। अब देखो हुआ क्या था। तो पहले बैटल ऑफ अंबर हुई थी। बैटल ऑफ अंबर में क्या हुआ था, एक बार हम रिवाइज कर लेते ताकि याद हो जाए। बैटल ऑफ अंबर में ये हुआ था कि फ्रेंच, उसके बाद चंदा साहब, उसके बाद मुजफ्फर जंग, तीनों फ्रेंच दोनों को सपोर्ट करता था। तीनों ने मिलकर क्या किया, अनवरुद्दीन पे अटैक कर दिया, उसको मार दिया। जब मार दिया तो क्या हुआ, अनवरुद्दीन का लड़का था वो भाग गया यहाँ से, और भाग के चला गया कहाँ, त्रिचनापल्ली में, वहाँ छुप गया। अब इसके बाद क्या हुआ, तो त्रिचनापल्ली में छुपा तो इन लोग ने अपनी सेना भेज दी। किसने, डुप्लेक्स, चंदा साहब ने मिलके सेना भेजी और लगा दी त्रिचनापल्ली के आसपास कि खाना पानी सब रोक देंगे, 2-3 महीने में खुद ही निकलेगा जब कुछ नहीं मिलेगा तो। घेराबंदी कर ली साइज ऑफ त्रिचनापल्ली। एंड इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होती है। इनसे कहा गया, मोहम्मद अली ने हेल्प मांगी कि हमको बचाओ, हम तुमको बचाएंगे, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने किया ये, रॉबर्ट क्लाइव ने अपना दिमाग लगाया। इन्होंने कहा मोहम्मद अली को बचाने नहीं जाएंगे, हम जाएंगे आरकॉट को कैप्चर करने। अगर देश का कैपिटल मीन्स किसी किंग का कैपिटल ही कैप्चर कर लिया तो किंग की पावर ख़त्म हो जाएगी और लोग भी जान जाएंगे कि हाँ अब राजा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पावरफुल एरिया क्या होता है, कैपिटल। तो ये आया 400-500 सैनिक के साथ और इसने आरकॉट को बहुत आसानी से 1751 में कैप्चर कर लिया। अब देखो जब कैप्चर कर लिया तो ये लोग भागे त्रिचनापल्ली से। कौन भागा, चंदा साहब एंड डुप्लेक्स और सेना फ्रेंच की, कि भैया जल्दी चलो छुड़ाएं। एंड छुड़ा नहीं पाए ये लोग, आरकॉट को छुड़ा नहीं पाए। और जब यहाँ से सेना कम हुई तो क्या हो गया कि मोहम्मद अली भी फ्री हो गया। अब आखिरी में क्या हुआ कि चंदा साहब को भागना पड़ा त्रिचनापल्ली से, क्योंकि ब्रिटिश ने अपने सैनिक त्रिचनापल्ली भी भेज दिए। और जब भागना पड़ा तो इन्होंने एक शॉर्टकट लिया, वो शॉर्टकट था तंजौर का। तुम्हें पता होगा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है जो कि काफ़ी फेमस है। तो ये भागे एंड तंजौर भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। क्लियर इतनी बात। तो देखो अब ये भागे तंजौर हो गए। तंजौर के राजा जो था वो मराठा से संबंधित था, मराठे के परिवार का था। उसने पकड़ा इनको एंड वहीं पे मार दिया। कौन था राजा, तो प्रताप सिंह था। तो इसने चंदा साहब को लपेट दिया। तो चंदा साहब का खेल खत्म। मीन्स एक ही वारिस बचा, कौन, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को बना दिया गया बाद में क्या,
नवाब ऑफ कार्नेटिक। फिर क्या हुआ, फिर डुप्लेक्स। उधर क्या हुआ, उधर तुम देख रहे थे हैदराबाद में क्या हुआ, हैदराबाद में गद्दीर को लेके विवाद चला। जब उनका राजा मर गया तो उनके नासिर जंग एंड मुजफ्फर जंग के बीच में लड़ाई चली, दोनों थोड़ी थोड़े दिन में मर गए। तो आखिरी में कौन बना, निजाम। तो सलाबत जंग बना। सलाबत जंग जब निजाम बना हैदराबाद का तो उसको सपोर्ट किया था फ्रेंच ने बनाने में, जिसमें मेन रोल था बस्सी का। क्लियर है। तो मतलब हैदराबाद में फ्रेंच सपोर्टर गवर्नमेंट बन गई एंड कर्नाटक में मोहम्मद अली जो ब्रिटिश सपोर्टर थी। तो फाइनल क्या है, फ्रेंच सक्सेस हैदराबाद एंड ब्रिटिश सक्सेस कर्नाटक। उसके बाद की, तो इसके बाद हुई ट्रीटी ऑफ पुंडीचेरी। पुंडीचेरी की ट्रीटी किसने की, तो देखो डुप्लेक्स ने नहीं की। डुप्लेक्स को सेकंड कार्नेटिक वॉर के एंड तक बुला लिया गया था। और फ्रेंच ने इसलिए बुलाया था क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है और फ्रेंच नहीं चाहते थे कि लड़ाई झगड़ा हो, वो चाहते थे कि सिर्फ व्यापार हो और पैसा कमाया जाए। तो डुप्लेक्स की रणनीति देखते हुए फ्रेंच ने वापस बुला लिया। फ्रेंच ने डुप्लेक्स को और अपने आदमी भेजे, उन्होंने जाकर ट्रीटी ऑफ पुंडीचेरी साइन की कि अब हम वॉर नहीं करेंगे और वॉर होता है यहाँ पे ख़त्म। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो आगे देखते। अब एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो क्वेश्चन कई बार आया है, कैप्चर ऑफ अर्कॉट कब हुआ था, ये तुमको याद रखनी है डेट। ठीक है, बैटल ऑफ अंबर तो हम प्रीवियस वीडियो में याद कर चुके हैं कि जब सेकंड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हो रहा तभी हो रहा 1749 में। और ट्रीटी भी पता है कि जब कोई भी वॉर एंड हो रहा तब हो रही है, मीन 1754 में। तो 1754 में ट्रीटी ऑफ पुंडीचेरी हो रही है। लेकिन कैप्चर ऑफ अर्कॉट याद रखना, ये टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव अगर अर्कॉट को कैप्चर नहीं करता तो हो सकता है पूरे एरिया में किसका हो जाता, तो फ्रेंच का हो जाता शासन। और तुमने देखा कि शुरू में कौन बना था, तो फ्रेंच का वहाँ पे भी शासन हो गया, कहाँ, हैदराबाद में भी। तो दोनों तरफ फ्रेंच का अगर शासन हो जाता तो ब्रिटिश का कहाँ रह पाते, फिर ब्रिटिश को खदेड़ दिया जाता। तो रॉबर्ट क्लाइव ने चाल चली और कैप्चर कर लिया अर्कॉट को, और यहीं से इन लोग का शासन टूट गया। कहाँ से, कर्नाटक से। और कर्नाटक जो था वो मेन एरिया था, मेन ट्रेडिंग पॉइंट था, समुद्री तट था क्योंकि वहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कैप्चर ऑफ अर्कॉट कब हुआ था। तो देख, तुम्हें एक चीज़ याद रखनी कि तुम्हारे पास है 51 अखरोट। कितने अखरोट है, तो 51 अखरोट है। कितने अखरोट है, 51 अखरोट है। कितने हैं, 51। तो 1751 में कैप्चर ऑफ अर्कॉट हुआ था। क्लियर हो गई इतनी बात। अब चलो थर्ड कार्नेटिक वॉर पे चलते हैं। कब स्टार्ट हुई थी, 1756 में एंड एंड हुई थी 1763 में। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो ये सारी लोकेशन कार्नेटिक रीजन में है। पहली है वॉन्डिवॉस, दूसरी है पुंडीचेरी जहाँ पे फ्रांस का बेस था। कौन सा बेस था, फोर्ट लुइस, जो अभी हमने कैसे याद किया था, पॉन्ड में लोटस, और लोटस देता है फ्रेगनेंस। एंड फोर्ट सेंट डेविड किसका बेस था, वो था ब्रिटिश का। एंड चौथी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन थी वो थी कोरमंडल कोस्ट, हम पहले ही देख चुके हैं। तो अब चलते हैं स्लाइड 1 पे कि मेन कॉज क्या था। तो मेन कॉज था 7 ईयर वॉर इन यूरोप। मीन्स यूरोप में 7 ईयर वॉर चली थी, उसी का नतीजा था कि इंडिया में भी वॉर चली थी। ठीक है, वॉर स्प्रेड हो गई थी इंडिया तक। कब से कब तक, 1756 से 1763 तक। मेन एरिया क्या थी, अभी हमने देखा कार्नेटिक रीजन, कोरमंडल कोस्ट, पुंडीचेरी एंड वॉन्डिवॉस। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो मेन ऑब्जेक्टिव था फ्रांस का कि रिमूव ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन इंडिया, एंड ब्रिटिश का था बिकम द डोमिनेंट पावर इन इंडिया। मीन्स दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे और एक दूसरे को हटाना चाहते थे। इन शॉर्ट थर्ड कार्नेटिक वॉर इंडिया पार्ट ऑफ 7 ईयर वॉर था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मेन कॉज क्या था या थर्ड कार्नेटिक वॉर क्या था। तो इसमें ऑप्शन में रहेगा इंडिया पार्ट ऑफ 7 ईयर वॉर, अदरवाइज रहेगा 7 ईयर वॉर। राइट, मेन कॉज 7 ईयर वॉर था। अब एग्जाम पॉइंट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल क्या थी थर्ड कार्नेटिक वॉर में, तो वो थी वॉन्डिवॉस की बैटल जो 1760 में हुई थी। इसको भी हम प्रीवियस वीडियो में याद कर चुके हैं। कैसे याद किया था, 160 हमने बनाई थी ट्रिक, एंड इसमें W60 जो था वो कर रहा था वॉन्डिवॉस की बैटल 1760 में हो रही है। जिन लोगों ने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं, बहुत आराम से सारे ईयर याद हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी कौन सी हुई थी, तो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी। कब हुई थी, जब कोई भी वॉर एंड होती है, मीन्स 1763 में हुई थी। अब चलो आगे देखते हैं स्लाइड 2 में। तो इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या क्या हुई थी, तो देखो जब 7 ईयर वॉर शुरू हुई तो फ्रेंच ने किसको भेजा, न्यू कमांडर को भेजा, न्यू फ्रेंच कमांडर जिसका नाम था काउंट डी लैली, अराइव इन इंडिया। अब किस लिए भेजा गया था, कि ब्रिटिश को हराया जाए। क्या हुआ फिर फोर्ट सेंट डेविड इसने कैप्चर कर लिया, कैप्चर बाय फ्रेंच। मीन्स एक मेजर सक्सेस, अर्ली सक्सेस मिल गई इसको। बट उसके बाद जो बैटल हुई ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस, तो ब्रिटिश की तरफ से थे आयरी कूटे,
एंड फ्रांस की तरफ से कौन था, तो काउंट डी लैली। तो ब्रिटिश की विक्ट्री हुई 1960 में, बैटल हुई थी, बैटल ऑफ वांडीवास। ये था टर्निंग पॉइंट ऑफ वॉर। और इसकी विक्ट्री के साथ ब्रिटिश ने क्या किया, पुंडीचेरी पे भी कब्जा कर लिया एक साल बाद 1761 में। मीन्स ब्रिटिश कैप्चर पुंडीचेरी एंड फ्रेंच पॉलिटिकल पावर कोलैप्स, और फ्रेंच का टोटली पॉलिटिकल पावर कोलैप्स हो गया। मीन्स लैली आया। अब तुम्हें कैसे याद रखना है, देखो लैली जो है, ठीक है, काउंट डी लैली, नाम के आगे काउंट आ रहा है ना, तो लैली फ्रेंच का कमांडर था। वो जब आया तभी फ्रेंच का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, राइट। क्या कहा, काउंट डी लैली नाम में है, तो इसी ने काउंटडाउन स्टार्ट किया था, ये याद रखना। तो तुमको याद रहेगा कि थर्ड कार्नेटिक वॉर में जहाँ पे फ्रेंच पूरी तरह से हार गए थे, तो काउंटडाउन हो गया था, ख़त्म हो गया था मीन्स, इसलिए वहाँ पे जो कमांडर आया था वो काउंट डी लैली आया था, राइट। अब चलो आगे देखते हैं। तो काउंट डी लैली अराइव, देखो एग्जाम पॉइंट देख लो। उसके बाद फोर्ट सेंट डेविड पे कब्जा कर लिया, जो ब्रिटिश का फोर्ट था। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश और फ्रेंच की फाइट हुई वांडीवॉस में 1760 में। तो क्या हुआ कि फ्रेंच हार गए, फिर ब्रिटिश ने पुंडीचेरी को भी कब्जे में ले लिया। स्लाइड 3 में चलते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन कौन कौन से थे, तो काउंट डी लैली थे, फ्रेंच कमांडर थे, जिसको भेजा गया था इंडिया क्या करने के लिए, ब्रिटिश को हराने के लिए। लेकिन काउंट डी लैली के नाम के आगे काउंट लगा है, इसलिए इन्होंने काउंटडाउन फ्रेंच का ही स्टार्ट कर दिया। दूसरे थे बस्सी, ग्रेट फ्रेंच जनरल, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। तीसरे ब्रिटिश की तरफ से कौन थे, तो आयरी कूटे, जिन्होंने बैटल ऑफ वांडीवॉस में काउंट डी लैली को हराया था। ये क्या थे, ब्रिटिश कमांडर थे। क्लियर है, बैटल ऑफ वांडीवॉस में हरा दिया था 1760 में। और चौथे थे रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश लीडर, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस बैटल में। अब देखो वांडीवॉस 1760 में हुई थी, जिसमें आयरी क्यूटे जो ब्रिटिश के कमांडर थे, वीएस काउंट डी लैली जो फ्रेंच के कमांडर थे। ये याद रखना क्योंकि आ जाता है, राइट। तो देखो आयरी कूटे जो थे, कैसे याद रखोगे, अब काउंटडाउन से तो तुमने याद कर लिया कि काउंट डी लैली जब आए थे तो क्या हुआ था, फ्रेंच का काउंटडाउन शुरू हो गया था, मीन्स अंत आ गया था, राइट। तो इसका मतलब ये थर्ड कार्नेटिक वॉर में आए थे। थर्ड कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच पूरी तरह से हार गए थे। अब आयरी कूटे कौन थे, तो आयरी कूटे वो थे जिन्होंने पूरी तरह से फ्रेंच को कूट दिया था। तो कूट आता है कूटे में, इसलिए ये हैं थर्ड कार्नेटिक वॉर के हीरो। मीन्स इन्होंने ही पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। तो पूरी तरह से ख़त्म हुआ था फ्रेंच थर्ड कार्नेटिक वॉर में। और थर्ड कार्नेटिक वॉर में कौन आया था, आयरी कूटे, इन्होंने ही पूरी तरह से कूट दिया था। तो अब तुमको हमेशा याद रहेगा कि आयरी कूटे किस में आया था, राइट, और किसके इसके बीच में थर्ड कार्नेटिक वॉर हुई थी। चलो आगे देखते हैं स्लाइड 4 में। अब देखते हैं रिजल्ट एंड ट्रीटीज। तो ट्रीटी में हुआ क्या था 1763 में, तो ट्रीटी में ये हुआ था कि ब्रिटिश ने ये कहा कि अब तुम लोग व्यापार की तरह रह सकते हो, बट सेना रखने की अनुमति नहीं है। मीन्स कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं कर सकते, सिर्फ व्यापारी बन के रह सकते हो। मीन्स टोटल पावर खत्म हो गया फ्रेंच का, राइट। एंड ऑफ फ्रेंच पॉलिटिकल पावर, ब्रिटिश सुपरमेसी स्टेब्लिश्ड। अब इन शॉर्ट में देखो, फ्रेंच पॉलिटिकल पावर इंडेड, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में साइन हो गई। ब्रिटिश सुप्रीमेसी स्टेब्लिश इन इंडिया, ब्रिटिश बिकम द मास्टर ऑफ इंडिया, राइट। अब चलो हम चलते हैं स्लाइड 5 में, रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, तो लैली आए थे इंडिया में, काउंट डी लैली जिनका नाम था, और इनका नाम काउंट डी लैली इसलिए था क्योंकि इन्होंने ही फ्रेंच का काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, ये आए तो इन्होंने फोर्ट सेंट डेविड को कैप्चर कर लिया, एक अच्छा काम किया था आते ही। लेकिन फिर क्या हुआ, बैटल ऑफ वांडीवॉस ने, आयरी कूटे ने इनको अच्छे से कूट दिया और एंड कर दिया इनका। तो क्या हुआ कि फिर आयरी कूटे जीत गया, मीन्स ब्रिटिश जीत गए। तो क्या हुआ, ब्रिटिश ने फिर पुंडीचेरी पे भी कब्जा कर लिया 1761 में। उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की 1763 में। इससे क्या हुआ, तो इससे इन लोग ने फ्रेंच को सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी की तरह स्वीकार किया कि अब सेना रखने की अनुमति नहीं है, राइट। तो ब्रिटिश सुप्रीमेसी स्टेब्लिश इन इंडिया, थर्ड कार्नेटिक वॉर, फाइनल एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन इंडिया। क्लियर हो गई इतनी बात। अब चलो आगे देखते हैं, तीनों कार्नेटिक वॉर को हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और यहीं पे ख़त्म करेंगे इसके बाद। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सक्सेशन, रीज़न था, राइट, मद्रास कैप्चर किया गया था फ्रांस के द्वारा। ट्रीटी क्या हुई थी, ट्रीटी ऑफ एलेक्सा सैपल हुई थी, और रिजल्ट हुआ था मद्रास रिटर्न टू ब्रिटेन। मीन्स जब एलेक्सा सैपल हुई थी ट्रीटी, तो मद्रास को फ्रांस ने रिटर्न कर दिया था, एंड ब्रिटेन ने भी जो जो पार्ट कब्जाया था दुनिया में फ्रांस का, वो रिटर्न किया था। क्लियर इतनी बात। अब देखो सेकंड का क्या रीज़न था, तो दो सक्सेशन रीज़न था हैदराबाद और कार्नेटिक में, दोनों जगह गद्दी का विवाद चल रहा था, यही रीज़न था सेकंड कार्नेटिक वॉर का। की इवेंट क्या थी, कैप्चर ऑफ आर्कॉट, जो किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और उसके बाद कब किया था, 1751 में। हमने क्या कहा था, इसकी ट्रिक बताई थी कि
51 अखरोट है मेरे पास, तो अखरोट से हो गया ऑर्कॉट, राइट। ऑर्कॉट, ऑर्कॉट से हो गया अखरोट, मीन्स ऑर्कॉट का कैप्चर रॉबर्ट क्लाइव ने कब किया था? 1751 में किया था। ट्रीटी कौन सी हुई थी? ट्रीटी ऑफ पुंडिचेरी हुई थी 1754 में, जब वॉर एंड हो रहा है। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ग्रेटली इंक्रीज। थर्ड कार्नेटिक वॉर 7 ईयर वॉर था रीजन, जो यूरोप में चल रहा था। की बैटल कौन सी हुई थी? तो बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस जो 1760 में हुई थी। ट्रीटी कौन सी हुई थी? ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी। रिजल्ट क्या हुआ था? रिजल्ट हुआ था कि ब्रिटिश सुप्रीमेसी स्टेब्लिश इन इंडिया। क्लियर इतनी बात। अब देखो, मद्रास 1746 में मद्रास कैप्चर किया गया था, आर्कॉट 1751 में, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस 1760 में, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में, एंड फाइनल था ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। क्लियर है? तो अब हमने सारा अच्छे से कवर कर लिया। अब जो हमने शुरू में 7 क्वेश्चन दिखाए थे, तुम लोग का काम ये है कि उसको जाके अटेम्प्ट करो और कमेंट में बताओ कि सारे के सारे सही हो रहे हैं कि नहीं। और अगर 5 हो रहे हैं तो 5/7 लिखो, 6 हो रहे हैं तो 6/7 लिखो, राइट। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ एंड न्यू टिप्स के साथ।